दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। मैं सीए दिनेश। आज आपको कल एक सेक्शन हमने शुरू किया था, जिसकी वीडियो मेरे चैनल पे आपने देख ली होगी। सेक्शन 15 वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, ठीक है, जिसमें हमने कल बात करी थी एक तो वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई होती क्या है और उसके अंदर इंक्लूजन क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो इंक्लूजन हमारे वहां कवर हो गए थे। अब इंक्लूजन के बाद में कुछ एक्सक्लूजन भी हो सकते हैं आपके। अगर आप कोई गुड्स या सर्विस खरीदने के लिए जा रहे हो सकता है उसको कोई ऐसा अमाउंट हो जो कि आपका जो शॉपकीपर है या जो आप जिससे आप खरीदने के लिए जा रहे हैं वो कोई डिस्काउंट दे दे। तो एक्सक्लूजन का मतलब होता है डिस्काउंट अगर कोई मिलने वाला है। ठीक है, तो अब हम एक्सक्लूजन की बात करेंगे। उसके बाद में हम बात करेंगे, जो अगली वीडियो में बनाऊंगा उसमें हम बात करेंगे कि अगर हमारा कोई भी प्राइस यानी कि वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई इसके सेक्शन के हिसाब से नहीं निकल सकती तो रूल्स क्या बोलते हैं। ठीक है, तो अब बताता हूं मैं सबसे पहले एक्सक्लूजन आपको। एक्सक्लूजन में क्या क्या है दोस्तों। एक्सक्लूजन के अंदर इसके अंदर पहला हमारा क्या होता है, डिस्काउंट। ठीक है, मींस अगर आप जब आपका वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई आप कैलकुलेट कर रहे हैं, जब आप अपना बिल बना रहे हैं, अगर उसी टाइम पे या उससे पहले कोई डिस्काउंट आपने दे दिया है उस गुड्स को बेचने के लिए, बिफोर और एट द टाइम ऑफ द सप्लाई एनी डिस्काउंट हैज बीन गिवन बाय द सप्लायर एंड रिकॉर्ड इन द इनवॉइस। मींस गुड्स की वैल्यू थी 10,000 रुपए, सप्लायर ने बोला कि मैं आपको इसमें 1,000 रुपए का डिस्काउंट दे दूंगा, जो कि आपके इनवॉइस में उसने मेंशन कर दिया। तो आपकी टैक्सेबल वैल्यू जो बनेगी वो बनेगी 9,000 रुपए, और जो जीएसटी चार्ज होगा वो इस 9,000 रुपए के ऊपर होगा। ठीक है, तो एनी डिस्काउंट विच इज गिवन ऑन और बिफोर और एट द टाइम ऑफ द सप्लाई एंड रिकॉर्ड इन द इनवॉइस। मींस कोई भी डिस्काउंट अगर सप्लायर ने दे दिया है और उसे इनवॉइस में रिकॉर्ड कर दिया है तो वो आपका टैक्सेबल वैल्यू जो आप निकाल रहे हैं, वैल्यू सप्लाई की जो टैक्सेबल वैल्यू निकाल रहे हैं उसमें से आप उसको एक्सक्लूड कर देंगे और जो बैलेंस अमाउंट आएगा उसके ऊपर आपको जीएसटी चार्ज करना है। ठीक है, उसी के बाद में इस एक्सक्लूजन के अंदर जो पहले पुराना प्रोविजन था वो क्या था और जो अब नया आया है वो क्या है। मैं ये नया और पुराना क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अभी बजट 2026 के अंदर इसके अंदर एक्सक्लूजन में ही एक अमेंडमेंट आ गई है। तो मैं अभी आपको दोनों बताऊंगा कि ओल्ड प्रोविजन क्या था और नया प्रोविजन क्या आया। रीजन बीइंग कि जो न्यू वाला जो अभी प्रोविजन जो अमेंडमेंट आई है वो अभी प्रपोज्ड हुआ था बजट 2026 में, जिसमें गवर्नमेंट ने बोला कि ये आपका एप्लीकेबल उस डेट से होगा जब उसको नोटिफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके लिए नोटिफिकेशन आएगी। तो नोटिफिकेशन अभी नहीं आई है, तो जब तक नोटिफिकेशन नहीं आती तब तक हम इस नए वाले को सिर्फ समझ लेंगे, बट अभी यूज नहीं होगा। जैसे ही इसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी तो मैं उसकी वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा। पर मैं बता आपको दोनों देता हूं कि पुराना क्या बोलता था और नए में क्या फर्क आया है। दोस्तों, पुराना जो था इसके अंदर जो एक्सक्लूजन की जो दूसरी कंडीशन थी, पहली तो होगी डिस्काउंट, दूसरी भी डिस्काउंट की ही बात करती थी। दूसरी कंडीशन में भी डिस्काउंट ही था, लेकिन उसमें यह था कि आपने इनवॉइस तो 10,000 रुपए से बना दिया था, जीएसटी भी इसके ऊपर चार्ज कर दिया था, बट आपका जब आप सप्लाई कर रहे थे उस टाइम पे, उससे पहले या उसके टाइम पे आपका कोई एग्रीमेंट कर दिया था, कोई एग्रीमेंट फॉर द डिस्काउंट वो स्पेसिफिक बिल, मतलब कुछ स्पेसिफिक बिल थे। मान लीजिए आपने 10 बिल काटे 1 2 3 2 10 तक। ठीक है, उसमें आपने एक एग्रीमेंट कर लिया उस कस्टमर के साथ में कि भाई मैं आपको 5 से लेकर के जो 7 नंबर तक के बिल थे उसके ऊपर मैं आपको कुछ डिस्काउंट दे दूंगा। तो वो स्पेसिफिक बिल थे आपके। ठीक है ना, तो क्यों उसी को ही देना। तो जब वो क्रेडिट नोट उसके लिए जो डिस्काउंट जब देगा, जो डॉक्यूमेंट बनाएगा, क्रेडिट नोट बनाएगा, वो स्पेसिफिकली उसको मेंशन करेगा कि मैंने ये डिस्काउंट इन बिल के लिए दिया है। ठीक है, तो कोई भी अगर प्री एग्रीमेंट होता था उस डिस्काउंट के लिए फॉर द स्पेसिफिक बिल, ठीक है, एंड इसमें कंडीशन थी एक, एंड ये ध्यान रखना, ये एंड और बहुत दुखी करते हैं। एंड का मतलब होगा कि दोनों कंडीशन, पहला एग्रीमेंट भी होना चाहिए और दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर यहाँ पे और होता तो दोनों में से कोई एक हो जाती कंडीशन आपकी सेटिस्फाई। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन थी एंड द आईटीसी ऑफ द डिस्काउंट रिवर्स बाय द रिसिपिएंट। मींस पहला तो आपका एग्रीमेंट होना चाहिए उस डिस्काउंट को देने के लिए स्पेसिफिक बिल के लिए, कि हम जो डिस्काउंट देंगे वो कुछ स्पेसिफिक बिल्स के लिए देंगे, एंड जो भी डिस्काउंट हम देंगे उसके ऊपर जो आईटीसी बनता होगा वो रिसिपिएंट उसको रिवर्स कर देगा, तभी वो आपकी टैक्सेबल वैल्यू में से माइनस होगा। अब टैक्सेबल वैल्यू में ये मत सोचिए कि वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई जब आप निकाल रहे तो माइनस कर देंगे डायरेक्ट बिल के अंदर से, नहीं। इसमें क्या होगा, आप क्रेडिट नोट इशू करेंगे
और जब आप अपनी जीएसटीआर 1 बनाएंगे तो आप वो क्रेडिट नोट वहां पे शो करेंगे, और जब जीएसटीआर 3 भी फाइल करेंगे तो ये जो क्रेडिट नोट की वैल्यू जो ऑटोमेटिकली आपकी टैक्सेबल वैल्यू से कम हो जाएगी। ये तो हमारा ओल्ड प्रोविजन था कि एग्रीमेंट होना चाहिए स्पेसिफिक बिल के लिए, और जो आईटीसी होगा उस डिस्काउंट का वो रिवर्स करेगा रिसिपिएंट। बट जो नया प्रपोज हुआ उसमें उन्होंने क्या किया, उसमें उन्होंने ये वाली जो कंडीशन थी आपकी प्री एग्रीमेंट वाली, प्री एग्रीमेंट वाली, एक तो ये हट गई, ठीक है, ये हट गई जो अभी अमेंडमेंट आई। इसकी जगह पे उन्होंने बोल क्या दिया, प्रपोज क्या किया है बजट के अंदर, उन्होंने कहा कि जो ये डिस्काउंट है उसके लिए क्रेडिट नोट सीधा जो सप्लायर इश्यू कर देगा एंड द आईटीसी रिवर्स बाय द रिसिपिएंट। बस ये चेंजेस हुआ है कि अब उसमें आपको अगर डिस्काउंट पोस्ट डिस्काउंट देना है, मींस आपकी सेल हो गई है, आपका इनवॉइस कट गया है, आपने उसके ऊपर जीएसटी भी चार्ज करके जमा करवा दिया, लेकिन उसके बाद में अगर आपको कोई डिस्काउंट देना है, पोस्ट सेल डिस्काउंट दे रहे हैं, तो उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक क्रेडिट नोट इश्यू करना है, एक डॉक्यूमेंट बनाना है क्रेडिट नोट, जो कि हमारे सेक्शन 34 में बोलता है क्या है उसका प्रोसीजर है। जब हम सेक्शन 34 में पहुंचेंगे तो बताऊंगा मैं उस चीज को, उसमें भी कुछ टाइम लिमिट भी है, अदरवाइज तो ऐसा क्या होगा पीछे के भी काट देंगे, तो उसमें कुछ टाइम लिमिट दी हुई है। तो गवर्नमेंट ने यह कहा कि आप सीधा बस क्रेडिट नोट बनाइए एज पर सेक्शन 34, और जब आप क्रेडिट नोट बनाएंगे उसमें जो जीएसटी का अमाउंट होगा वो रिसिपिएंट को रिवर्स भी करना है। अगर वो रिवर्स नहीं करता तो ये आपका डिस्काउंट जो है वो आपकी टैक्सेबल वैल्यू से कम नहीं होगा, तो रिसिपिएंट को उसे रिवर्स भी करना होगा। ये बस एक अमेंडमेंट थी जो कि हमारी सेक्शन 15 में आई थी, ठीक है। तो ये एक्सक्लूजन का पार्ट कवर हो गया हमारा। क्या हुआ, पहला कोई भी डिस्काउंट अगर आपने बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई दे दिया और उसे आप अपने इनवॉइस के अंदर एडजस्ट भी कर दिया है। दूसरा जो कि अब अमेंडमेंट के साथ में ये था कि सिर्फ अगर कोई पोस्ट डिस्काउंट देना है, पोस्ट सेल डिस्काउंट देना है, तो आपको एक क्रेडिट नोट इश्यू करना है एज पर सेक्शन 34, और जो आईटीसी जो उसके ऊपर होगा वो रिसिपिएंट उसको रिवर्स कर देगा। मींस अगर उसने पहले 10,000 रुपए के ऊपर जो आईटीसी बनता था उसने वो ले लिया 1,800 रुपए, अब आपने 1,000 रुपए का उसे क्रेडिट नोट दिया, उसके ऊपर 180 रुपए का आईटीसी बनता था, तो जो रिसिपिएंट है वो 180 रुपए का आईटीसी रिवर्स करेगा, और आप जब अपनी रिटर्न भरने के लिए जाएंगे तो ये 180 रुपए की जो लाइबिलिटी बनती थी वो आपकी ऑटोमेटिकली 118 से, मतलब जो भी लाइबिलिटी बन रही होगी उसमें से 180 रुपए कम हो जाएंगे, ठीक है। ये एक्सक्लूजन का पार्ट हो गया। उसके बाद में इस सेक्शन के अंदर ये एक बात और बोलते हैं कि अगर आपकी जो वैल्यू है वो सोल कंसिडरेशन नहीं है, जो कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जो वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई क्या मतलब है, any amount paid or payable by the recipient to the supplier, supplier and recipient are not the related person and the price is the only sole consideration, means सिर्फ वो मनी वैल्यू में है। बट अगर वो मनी वैल्यू में नहीं है, मतलब उसमें कि आप कोई पुराना गुड्स भी दे रहे हैं किसी नए गुड्स को खरीदने के लिए, वो कुछ अमाउंट कैश में भी दे रहे हैं, तो वो सोल कंसिडरेशन नहीं होता। तो उसके लिए अगर आपकी वो कंडीशन है जिसमें प्राइस जो वो सोल कंसिडरेशन नहीं है, मींस वो सब सेक्शन 1 के हिसाब से कैलकुलेट नहीं हो सकता। वो जो मैं वैल्यू बता रहा हूं वो सब सेक्शन 1 थी, सोल कंसिडरेशन वाली। तो अगर सब सेक्शन 1 के हिसाब से मींस आपका सोल कंसिडरेशन नहीं है उसके, तो उस केस में जो आपकी वैल्यू निकलेगी, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, वो आपकी प्रिस्क्राइब की गई। और प्रिस्क्राइब कहां होती है, ये हमेशा प्रिस्क्राइब होती है आपके रूल्स के अंदर, ठीक है। तो ये जो प्रिस्क्राइब वर्ड यहाँ पे यूज कर दिया कि वो प्रिस्क्राइब करी गई है, वैसे आपको निकालनी होगी। तो वो आपको फिर अब रूल्स, जब मैं रूल्स में जाऊंगा मैं रूल्स में बताऊंगा कि अगर सोल कंसिडरेशन नहीं है तो आपको वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई कैसे निकालनी है, ठीक है। इसके अलावा आपका अगर वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई सबसेक्शन 1 मीन सोल कंसिडरेशन से भी नहीं निकल पा रही, रूल्स में भी कहीं नहीं दी गई, तो फिर गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी कि आपको वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई कैसे निकालनी है, ठीक है। ये इतना सा है सेक्शन 15 बस, ठीक है। तो मैं फटाफट आपको रिवीजन करा देता हूं इसकी क्या कह रहा है। मैं पूरा सेक्शन एक बार कवर कर दूंगा इसके अंदर इसी वीडियो में। आप जो डिटेल में जो आपको पिछला पार्ट समझना पार्ट 1, वो आप मेरी डिटेल वीडियो देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई का जो मतलब होता है वो है कि वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई मींस एनी अमाउंट पेड और पेबल बाय द सप्लाई, पेड और पेबल बाय द रिसिपिएंट टू द सप्लायर फॉर एनी गुड्स और सर्विस where the supplier and the recipient are not the related person and the price is only the sole consideration। उसमें इंक्लूजन क्या क्या होगा कि अगर मान लीजिए कोई इंक्लूजन भी है इसके अंदर, लाइक टैक्स, ड्यूटी, सेस एंड कोई भी टैक्स, ड्यूटी, सेस, फीस बट अदर देन जीएसटी। सेकंड, एनी अमाउंट
paid by the supplier or the supplier is liable for pay for any amount but the recipient directly pay to the third person and the amount directly and not paid to the supplier. ठीक है, मीन सप्लायर को कोई अमाउंट पे करना था बट रिसिपिएंट ने डायरेक्ट जो है वो थर्ड पार्टी को पे कर दिया, जो कि उसने प्राइस एक्चुअली पेड के अंदर सप्लायर को नहीं दिया। ठीक है, वो भी आपका सप्लाई की वैल्यू के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। तीसरा है आपका कोई भी इंटरेस्ट या लेट फीस अगर सप्लायर चार्ज कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा कोई भी इंसिडेंशियल एक्सपेंसेस लाइक पैकिंग, कमीशन, ठीक है, ये इस तरीके के खर्चे वो भी आपकी टैक्सेबल सप्लाई का पार्ट बनेगा। इसके अलावा कोई अगर सब्सिडी है जो कि प्राइस लिंक सब्सिडी है बट वो गवर्नमेंट से नहीं मिली हुई है तो वो भी आपकी वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई बनेगी। उसके बाद में बात होती है हमारी एक्सक्लूजन की। तो एक्सक्लूजन के अंदर आपका अगर कोई भी डिस्काउंट आपने दिया है बिफोर और एट द टाइम ऑफ द सप्लाई और वो आपने इनवॉइस में रिकॉर्ड कर दिया है तो वो भी आपकी टैक्सेबल सप्लाई का पार्ट नहीं बनेगा, वो एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। उसके अलावा अगर कोई भी पहला जो ओल्ड प्रोविजन था जिसमें बोला था प्री एग्रीमेंट हुआ रखा अगर किसी डिस्काउंट को देने के लिए और वो किसी स्पेसिफिक बिल के लिए है और एंड उसका जो आईटीसी जो है उस डिस्काउंट का वो रिसिपिएंट रिवर्स कर देगा, तो ये ओल्ड प्रोविजन था। नए प्रोविजन में जो प्रपोज अभी हुआ है बजट 2026 में उसमें यह बोला है कि सीधा क्रेडिट नोट इश्यू करेगा सप्लायर एज पर सेक्शन 34 एंड द आईटीसी हैज बीन रिवर्स बाय द रिसिपिएंट। ठीक है, इसके अलावा अगर हमारा जो वैल्यू है, जो वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई है वो अगर हमारे सबसेक्शन 1 के हिसाब से नहीं निकल सकती तो उसके लिए जो है गवर्नमेंट ने रूल प्रिस्क्राइब के रखे तो हम उस रूल्स के अंदर जाएंगे, रूल्स के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। अगर वो रूल्स से भी नहीं निकल सकते तो गवर्नमेंट उसको नोटिफाई करेगी इसको किस तरीके से कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये हमारा वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई हमारा यहाँ पे खत्म हो गया। अब हम जो अगली वीडियो बनाएंगे, अगली वीडियो के अंदर मैं आपको रूल्स प्रिस्क्राइब कर दूंगा इसके कि रूल्स में कैसे कैसे वैल्यू निकालनी है। ठीक है, बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर करें, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और अगर इससे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है अगर आपको जीएसटी से तो आप मेरे यूट्यूब पेज पे कमेंट छोड़ दीजिए, मैं उस कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा। और मैं दिनेश मिलता रहूंगा आपसे ऐसी ही मोर अपडेटेड वीडियोस के अंदर और ऐसी मोर अपडेटेड वीडियोस के अंदर। बाकी मैं दिनेश मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय।